स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं और इसको कैसे डेवलप किया जाता है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। जब हम डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन लास्ट स्टेप होता है। The major objective of physical database design is to implement the database as a set of records, files, indices and other data structure. लॉजिकल मॉडल में जो रिकॉर्ड्स, फाइल्स और इंडिसेस और डाटा स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं, तो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हम इन चीज़ों को फिजिकली तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। The process of database design involves the task of converting logical model to working physical model. जो प्रोसेस होता है डेटाबेस डिज़ाइन का, इसका काम क्या होता है कि लॉजिकल मॉडल को, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिफाई किया था, इस मॉडल को वर्किंग फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करना। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक लॉजिकल डिज़ाइन है और इसको हमने बहुत डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। जब हम लॉजिकल डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हम एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स और यूनिक आइडेंटिफायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाएंगे तो इसका क्या मतलब होता है कि इंटिटी के इक्विवेलेंट हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और इसी तरह जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो इस टेबल के कॉलम बन जाएंगे, और रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए हम फॉरेन की बेस पे रिलेशनशिप्स जो है वो क्रिएट करेंगे, प्राइमरी की इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह हमारा एक फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा और हम इस तरह लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से एक फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमें कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है। ये इनपुट्स तीन तरह की होती हैं: लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, यूज़र प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। तो ये इनपुट्स हमें चाहिए होंगी जब जब भी हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले, क्रिएट करने से पहले, हमें इन चीज़ों का हमारे पास होना, और इन, या आप ये समझ लें कि इन चीज़ों का हमें मालूम होना ज़रूरी है। अब लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन या स्ट्रक्चर को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर हम अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज कर चुके होते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि अब हमारे टेबल में कोई भी अननेसेसरी डिटेल मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी डेटाबेस जो होती है वो स्टेबल हो जाती है। और जब अननेसेसरी डिटेल हमारे टेबल से रिमूव्ड हो जाती है तो उसमें कोई एनोमलीज भी नहीं आती। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जब हम नॉर्मलाइज्ड करेंगे अपने टेबल को, तो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर में। तो ये तो हमारा लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर था। अब आता है यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। कुछ यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स भी हमें चाहिए होंगी इनपुट्स के तौर पे, जिसमें सबसे पहले है साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूजेज। साइज क्या हो सकता है हमारी डेटाबेस का, और हम अपनी डेटाबेस को किस पैटर्न से यूज करेंगे, कितना ज्यादा यूज करेंगे, ये मालूम होना हमें जरूरी है। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं तो हम, जो यूज़र होता है वो डेटाबेस को जब भी इस्तेमाल करेगा तो वो कुछ क्यूरीज के थ्रू क्वेश्चन डेटाबेस से पूछे जाते हैं और डेटाबेस उन क्वेश्चन का आंसर करती है, और जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। और जितना ज़्यादा ये रिस्पॉन्स टाइम होगा, ये इसका मतलब ये होता है कि उतनी यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी डेटाबेस पूरी नहीं कर रहा, यानी रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। तो हमने ऐसी डेटाबेस बनानी है जिसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है डेटाबेस का कम से कम हो। सिक्योरिटी देखेंगे कि हमारी डेटाबेस को कोई इलीगल तौर पे एक्सेस ना कर सके। हमें किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए? बैकअप एंड रिकवरी, कि अगर हमारी डेटाबेस फेल हो जाती है तो हमारे पास बैकअप के लिए क्या होना चाहिए, और अगर हमारी फेल हो जाती है, अगर हमारी डेटाबेस कहीं पे फेल हो जाती है तो हम अपनी डेटाबेस को रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो ये है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। और देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और इसके अलावा हम इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे
कि हमें किस स्केल का और किस लेवल का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि वो हमारे फिजिकल डिज़ाइन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारी इनपुट्स जो कि हमें चाहिए होती हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले। तो अब हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देयर आर 5 components ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। जब हमने अपना फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट करना होता है तो हमारे पास 5 components हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस, और सेकंड कंपोनेंट है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, और थर्ड कंपोनेंट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ कंपोनेंट है इंडिसेस, और फिफ्थ कंपोनेंट है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को आगे फर्दर हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है सेंट्रलाइज्ड, हाइब्रिड, पार्टीशन एंड रेप्लिकेटेड। तो ये वो 5 components हैं जिनको हम सीक्वेंस में और फ्लो में परफॉर्म करेंगे तो हमारा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। इट इंक्लूड्स द साइज एंड यूजेज पैटर्न ऑफ द डेटाबेस। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी डेटाबेस का साइज क्या है और हमारी डेटाबेस का यूजेज पैटर्न क्या है, यानी किस फ्रिक्वेंसी से हम अपनी डेटाबेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी हम अपनी डेटाबेस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे डाटा वॉल्यूम। डाटा वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के साइज का एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे डाटा में कितने रिकॉर्ड्स हैं। द एस्टिमेट ऑफ डेटाबेस साइज एंड वॉल्यूम इज यूज टू सेलेक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस। जो एस्टिमेशन होती है डेटाबेस के साइज की या वॉल्यूम की, वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम सेलेक्ट कर सकें अपने फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस को। और इसके अलावा ये जो हमारे पास एनालिसिस होता है डाटा वॉल्यूम में, इससे हम अपनी कॉस्ट का एनालिसिस भी लगाते हैं कि हमारी स्टोरेज डिवाइसेस की क्या कॉस्ट आएगी, क्योंकि अगर हमारे पास लार्ज रिकॉर्ड्स होंगे तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट हाई होगी, और अगर हमारे पास लेस रिकॉर्ड्स होंगे तो हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कम होगी। तो डाटा वॉल्यूम से जब हम साइज देखते हैं डेटाबेस की, तो इससे हम अपने कॉस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है यूजेज एनालिसिस, जिसमें हम पैटर्न एनालिसिस करते हैं कि हमारी डेटाबेस को किस फ्रिक्वेंसी में हम अपनी डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, ये जो यूजेज एनालिसिस होता है, इससे हम सिलेक्ट करते हैं अपनी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सेस मेथड को। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारी डेटाबेस में जो पैटर्न है, यानी कि फ्रिक्वेंसी पैटर्न है, वो ज़्यादा है या कम है, तो उसकी बेस पर हम अपने एक्सेस मेथड को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि एक्सेस मेथड सिक्वेंशियल भी हो सकता है। सिक्वेंशियल मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स आर एक्सेस वन आफ्टर एन अदर, और हमारे पास ये जो एक्सेस मेथड है वो रैंडम और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो यूजेज पैटर्न से हम ये एनालिसिस कर लेंगे कि हमें किस किस्म की फाइल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और कौन सा मेथड चाहिए। अब हम अपने सेकंड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। The second component of physical database design is data distribution strategies. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डाटा को डिवाइड कर देना। तो ये एक बड़ी टेक्निकल फेज होती है। Many organizations want to distribute their database to many computers in order to achieve performance and quick response of database. जब हमारी डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाता है तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि वो अपनी डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि वो अचीव कर सकें डेटाबेस की अच्छी परफॉर्मेंस को। और डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से उन्हें डेटाबेस के अंदर एक्सेस भी क्विक हासिल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जब उनका डाटा इंक्रीज हो जाता है तो वो इस बात को प्रेफर करेंगी कि वो अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर इन डिस्ट्रीब्यूट यूनिट्स को आपस में लिंक भी करें। तो द मेजर ऑब्जेक्टिव इस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए और क्विक रिस्पॉन्स ऑफ डेटाबेस, हमें डेटाबेस का क्विक रिस्पॉन्स मिले। तो इन दोनों फैक्टर्स को अप्रूव करने के लिए, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रूव करने के लिए और डेटाबेस से क्विक रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि डायग्राम में, कि हमारे पास एक डेटाबेस है, उस अब हमारी डेटाबेस जब ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो हम उसको मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ड्यू टू द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन फेस प्रॉब्लम इन फिजिकल डिज़ाइन। जब हम डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम क्या है? दे हैव टू डिसाइड एंड सेलेक्ट नोड एट विच डाटा विल बी प्लेस्ड। यानी जब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इसका एक टेक्निकल इशू ये होता है कि किस पार्ट को डेटाबेस के किस साइट पे रखा जाए। तो ये डिसाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यही चीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। देयर आर 4 डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। हमारे पास 4 डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन, रेप्लिकेटेड एंड हाइब्रिड। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, और वो टिप क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ये अलग से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के व्यू पॉइंट से आपको अलग से भी आ जाता है, व्हाट आर दी डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। तो इसलिए आप इस फेज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये पेपर में अलग से भी आ सकता है। तो अब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में हमारी सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि ऑल डाटा यूनिट्स आर प्लेस्ड एट वन लोकेशन। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, हम अपनी डेटाबेस को इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। हमारे डाटा यूनिट जो होते हैं वो एक ही लोकेशन पर पड़े होते हैं, इसलिए हम इसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी डेटाबेस यहाँ पर पड़ी हुई है, और ये साइट ए है, ये बी है और ये सी है। ये मल्टीपल साइट्स हैं जहाँ से यूज़र ने जो भी एक्सेस करेगा इस डेटाबेस को, उसको यहीं से इस सेंट्रलाइज्ड पोर्शन से ही डाटा को एक्सेस करना होगा। तो इसलिए ये जो डाटा बेस स्ट्रेटजी है ये इट इज़ इजी टू इम्प्लीमेंट, यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो होती है ये इजी टू इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के कुछ हमें डिसएडवांटेजेस भी नज़र आते हैं, और वो कौन कौन से हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट इज़ हाई। जो इसका एक एडवांटेज है सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी का, वो ये है कि डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा डाटा जो है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर होता है, एक ही साइट पर होता है। इसलिए अगर एक यूज़र को, मसलन ए है, अगर उसको भी अपना कोई रिकॉर्ड या डाटा चाहिए तो उसे तमाम रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। Second, data are not readily accessible by the remote user। जो डाटा होता है वो रिमोट यूजर के लिए रेडली, यानी कि फौरन एक्सेसिबल नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि वो यूज़र जो किसी दूर लोकेशन पर होता है, किसी वजह से भी कोई यूज़र किसी दूर लोकेशन पर हो सकता है, यानी वो कंट्री से बाहर हो सकता है या किसी दूसरी सिटी में हो सकता है, तो ऐसे यूज़र को हम रिमोट यूज़र कहते हैं। जब रिमोट यूज़र डाटा को एक्सेस करेगा, यानी सेंट्रलाइज डाटा को एक्सेस करेगा, तो हो सकता है कि उसको ये डाटा जल्दी रिस्पॉन्स ना दे। इसलिए हम कहते हैं कि डाटा आर नॉट रेडली एक्सेसिबल बाय द रिमोट यूजर। और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि डेटाबेस सिस्टम फेल इफ सेंट्रल सिस्टम फेल। अगर हमारा ये सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर कोई भी यूज़र अपने डेटाबेस के साथ एक्सेस नहीं कर सकता, तो हमारा पूरा डेटाबेस सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। तो ये तो थी सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब हम सेकंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है पार्टीशन। पार्टीशन मीन पार्ट्स।
तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और फ्रैगमेंट्स। हम अपनी डेटाबेस को डिफरेंट पार्ट्स और फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ईच फ्रैगमेंट और पार्टीशन इज प्लेस एट डिफरेंट साइड। और हर फ्रैगमेंट और पार्टीशन को हम डिफरेंट साइड पर प्लेस कर देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को, जिसमें हम फ्रैगमेंट्स और पार्टीशन करें, हम पार्टीशन स्ट्रेटजी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इन पार्ट्स को हमने डिफरेंट साइट पर जो प्लेस कर दिया है। जैसे कि ए साइट पर ये वाला पार्ट पड़ा हुआ है, बी साइट पर ये डेटाबेस का एक अलग पार्ट पड़ा हुआ है, और सी साइट पर एक अलग फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है। तो हमने अपनी डेटाबेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर कर डिफरेंट साइट्स पर रख दिया है। इसलिए इस डेटाबेस स्ट्रेटजी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं पार्टीशन स्ट्रेटजीज के, कि डेटाबेस बिकम मोर इजीली एक्सेसिबल देन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम। अगर हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्ट्रेटजी की बात करते हैं, उसके कंपैरिजन में हमारी जो पार्टीशन स्ट्रेटजी होती है, इसके अंदर डेटा बेस ज़्यादा एक्सेसिबल होती है। एक्सेसिबल का मतलब ये होता है कि हम अपने डाटा को कितनी जल्दी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र कितनी जल्दी अपने डाटा को हासिल कर सकता है, इसको एक्सेसिबिलिटी का नाम दिया जाता है। तो जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है डाटा की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र है, वो जब अपने डाटा को एक्सेस करेगा, तो उसको यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो कम मिलेंगे। जैसे अगर ए यूज़र है, उसने अपने डाटा को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर उसको सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजी की निस्बत रिकॉर्ड्स जो हैं वो कम मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अपने डाटा को जल्दी एक्सेस कर लेगा। The major advantage of this strategy is that data is moved closer to the local user। क्योंकि हमने हर साइट पर उस डाटा रख दिया है, डेटाबेस रख दी है, जिसकी वजह से अब ए को सेंट्रलाइज्ड की तरफ नहीं आना पड़ता, उसको दूर नहीं जाना पड़ता, उसको अपने पास ही डेटाबेस मिल जाती है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे जो डाटा होता है वो लोकल यूजर के करीब हो जाता है। देखें, यहाँ पर एक को यहाँ पर नहीं आना पड़ा, सेंट्रल पर नहीं आना पड़ा, वो अपने पास ही डाटा को एक्सेस कर लेता है, बी अपने पास पड़ी हुई डाटा को एक्सेस कर लेता है। इसी तरह सी साइट अपने साइट पे पड़ी हुई डाटा को एक्सेस कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर डाटा इज मूव्ड क्लोजर टू द लोकल यूजर। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इफ़ वन लोकेशन गेट्स फेल, अगर एक लोकेशन फेल हो जाती है, इट डज नॉट अफेक्ट द अदर पार्टीशन, ये दूसरी पार्टीशन को अफेक्ट नहीं करती। मसलन ये अगर आप डायग्राम में देखें, अगर ए साइड पे पड़ा हुआ पार्टीशन जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे बी और सी साइड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ऑपरेशंस जो हैं वो करते रहते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज है। इट आल्सो रिड्यूसेस द डाटा प्रोसेसिंग कॉस्ट। इस स्ट्रेटजी में एक और एडवांटेज ये है कि इट्स रिड्यूसेस द डाटा प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्योंकि हमारे हमने यहाँ पे देखा कि क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम हो जाते हैं, तो जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम हो जाते हैं, तो हमारी डाटा प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये तो थी हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा पार्टीशन। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में थर्ड हमारे पास है रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी। In replication, the copies of original database are placed at different location for the fast and easy access। रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी में हम लोग अपनी ओरिजिनल डेटाबेस की कॉपी को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर प्लेस कर देते हैं, जिससे हमारे पास डेटाबेस की एक्सेस जो है वो फास्ट और इजी हो जाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक मास्टर डेटाबेस है। हमने इसकी कुछ रेप्लिकेशन टेबल्स बनाए और उनको डिफरेंट साइट्स पर कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि हमने क्या किया कि ओरिजिनल डेटाबेस की कॉपीज बनाई और फिर इन कॉपीज को डिफरेंट मल्टीपल साइट्स पर प्लेस कर दिया। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी ओरिजिनल डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज को डिफरेंट जगहों पर रख देते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर स्टोरेज प्लेस इज रिक्वायर्ड। क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बनाई हैं, एक डेटाबेस की हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई हैं, इसलिए हमें यहाँ पर
जो स्टोरेज स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चाहिए होगी। और अगर हमारी स्टोरेज कॉस्ट यानी कि अगर हमारे पास स्टोरेज प्लेस हमें ज़्यादा चाहिए तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, देयर कैन बी ह्यूज कम्युनिकेशन कॉस्ट। हमें यहाँ पर जो कॉस्ट है कम्युनिकेशन की वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम एक साइट पर डाटा को अपडेट करते हैं तो हमें दूसरी साइट पर भी उस डाटा को अपडेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर कोई ओरिजिनल टेबल में चेंज करते हैं तो हमें वो चेंज साइट बी और साइट सी के टेबल्स में भी अपडेट करना होगा। इसलिए यहाँ पर ह्यूज कम्युनिकेशन कॉस्ट आती है जब हम अपडेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, देयर फ्रिक्वेंट सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। हमें रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी में फ्रिक्वेंट सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारा डाटा मल्टीपल साइट्स पे पड़ा होता है, तो जब हम एक लोकल जगह पर चेंज करेंगे, यानी कि एक पोर्शन में या एक साइट पे चेंज करेंगे, तो उस चेंज को हमें तमाम साइट पर अपडेट करना होगा उसी वक्त। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी साइट पर अब डेटाबेस में कोई चेंज करती हूँ तो मुझे वो चेंज जो है ओरिजिनल साइट पर भी रिफ्लेक्ट करना होगा, यानी अपडेट करना होगा, और बी साइट पे भी उसको अपडेट करना होगा। तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने डेटाबेस के लिए टाइम मैचिंग करनी पड़ेगी, और हमें सिंक्रोनाइजेशन करने की ज़रूरत होगी ताकि यूज़र को अपडेटेड डाटा ही अपना मिले। तो ये चीज़ एक इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें बहुत से एल्गोरिथम्स जो हैं वैसे यूज़ करने पड़ते हैं जो कि हमें सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करें। नेक्स्ट है कि इट क्रिएट्स अपडेशन प्रॉब्लम। इसमें एक हमारे पास एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमें अपडेशन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर साइट ए के ऊपर हम अपने डाटा पर कोई अपडेशन करेंगे, इसी तरह साइट बी के ऊपर भी कोई डाटा में अपडेशन होगी। तो अब जब हम ये अपडेशन, एक साइट ए अपडेशन साइट बी को ट्रांसफर करेगा और साइट बी अपनी अपडेशन साइट ए को ट्रांसफर करेगा, तो फिर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इस फाइल को किससे अपडेट करना है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेशन प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है जब हम रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी की बात करते हैं। और इस पर्पस के लिए कि सही तरह से अपडेशन हो, हमें कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइज्ड एल्गोरिथम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है हाइब्रिड स्ट्रेटजी। और हाइब्रिड स्ट्रेटजी में हम लोग देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटाबेस को डिवाइड करते हैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में। इसमें हम अपने डेटाबेस को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट होता है उसको एक साइट पर स्टोर करते हैं, वन साइट पे, और जो क्रिटिकल फ्रैगमेंट होता है उनको हम मल्टीपल साइट्स पर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ये हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं, एक्स साइट है, वाई साइट है, और ये जेड जेड साइट है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो एक नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट है, इसलिए हमने उसको सिर्फ एक ही साइट पर स्टोर किया है। बी और सी जो है हमारे पास एक क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स हैं, जिनको क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको जो यूज़र है उसने रेडिली एक्सेस करना होता है, उसको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं, इसलिए हमने उनको दो साइट्स पे प्लेस कर दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक देख लीजिएगा, ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का 4 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा गया है, ये 4 पार्ट है। तो ये तो थी हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में हाइब्रिड स्ट्रेटजीज, जिसमें हमने क्या किया, हाइब्रिड के अंदर अपने डेटाबेस को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट में, डेटाबेस। The third component of physical database design is file organization. Definition of file organization is it is a technique to physically arrange the records of file on secondary storage devices. यानी इसमें ये देखा जाता है कि जब डेटाबेस में हम अपने रिकॉर्ड्स को
सेकेंडरी स्टोरेज पर कैसे स्टोर करेंगे और इसका स्टोरेज पैटर्न क्या होगा। System designer must recognize these several constraints for selecting the फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जब सिस्टम डिज़ाइनर फाइल ऑर्गेनाइजेशन करेगा तो उसको कुछ कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि कुछ बातों का ख्याल करना पड़ेगा। और दीज कंस्ट्रेंट्स आर, और ये कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। फिजिकल स्टोरेज ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके पास कितनी फिजिकल स्टोरेज है सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। सेकेंडली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ये देखना पड़ेगा उसको कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उसके पास कौन से हैं जब भी वो फाइल को ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट, यूजर रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा। यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को एक्सेस करने के लिए, यानी डाटाबेस को रिट्रीव करने के लिए, यूज करने के लिए यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन बातों का ख्याल सिस्टम डिजाइनर को फाइल ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त रखना पड़ेगा। जब हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो हमें कुछ क्राइटेरियाज का भी ख्याल रखना पड़ता है सिलेक्ट करने के लिए फाइल ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम देखते हैं ये क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है मिनिमाइजिंग दी नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। मिनिमाइजिंग का मतलब क्या होता है, कम करना। नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है वो कम से कम होनी चाहिए। यानी कि जब भी हम अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो इस तरह होनी चाहिए कि इसमें हमें डाटा और फाइल्स को रीऑर्गेनाइज करने की नीड जो है वो कम से कम हो। हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस। हाई थ्रूपुट का क्या मतलब है कि जब भी हम डाटा को प्रोसेस करेंगे तो हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिलनी चाहिए। मैक्सिमम थ्रूपुट का क्या मतलब है कि हमें जब भी हमारे रिजल्ट्स मिलें डाटाबेस के वो कंप्लीट हों और उसमें कोई एरर ना आए। तो हाई थ्रूपुट जो है वो प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस की हो। हमने ऐसी फाइल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जिसमें हमें अपनी ट्रांजैक्शंस की जो थ्रूपुट है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सिक्योरिटी फॉर अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि हमारा डाटा कोई भी इलीगल वे से एक्सेस ना कर सके। इसके लिए भी हम क्राइटेरिया देखेंगे कि हम ऐसी फाइल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जिसमें हम अपने डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। Our access should be fast and our data retrieval should also be fast। यानी कि हमारी ऐसी एक्सेस होनी चाहिए, यानी हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी जो एक्सेस है वो फास्ट हो। हम लोग हमें रिस्पॉन्स जल्दी मिले और हमारा डाटा रिट्रीवल भी यूज़र को फास्ट मिले। यानी अगर यूज़र कोई सर्चिंग या सॉर्टिंग सॉर्टिंग का कोई ऑपरेशन कर रहा है वो भी उसको कंप्लीट और फास्ट मिले। हमें ऐसी फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। जब हम फाइल और हम यानी, और आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होनी चाहिए कि अगर हमारा डाटा ग्रो किया करे या हमारा डाटा वॉल्यूम बढ़ जाए तो हमारा डाटा इसको इजीली अकोमोडेट कर सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, और एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपने डाटा को लॉस होने से बचा सकें, और अगर हमारा डाटा कहीं पे लॉस भी हो जाता है तो हम उसको रिकवर कर सकें, अपने डाटा को रिकवर कर सकें। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस, हमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करनी होगी कि हम अपनी स्टोरेज स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ करें। यानी कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो कि स्पेस कम से कम लेती हो ताकि हम अपनी स्टोरेज को बचा सकें। इस तरह हम अपनी डेटाबेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरियाज। अब हम अपने फोर्थ कंपोनेंट की तरफ जाएंगे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के, जो कि है द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज indexes. The definition of index is that index is a table that is used to determine the location of rows and record in a table more quickly.
ये एक ऐसा टेबल होता है जो कि इंडेक्स फाइल में स्टोर होता है और इसका काम किसी भी डाटा को क्विकली एक्सेस करना होता है। सो इंडेक्स इज यूज्ड टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग हमारी डेटाबेस में इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम अपने डेटाबेस को या डाटा को ग्रुप में अरेंज करते हैं। तो इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स हमारे सॉर्टिंग और सर्चिंग ऑपरेशंस को स्पीड अप कर देता है। तो जब डेटाबेस को डेवलप किया जाता है तो हमारे राइटिंग प्रोसीजर्स कम होते हैं और रीडिंग ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं। तो इन इंडेक्स के थ्रू हम जब डाटा को रीड करते हैं जिसमें हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, तो हमारे इंडेक्सेस इन प्रोसेसेस को और इन ऑपरेशंस को यानी सॉर्टिंग और सर्चिंग सर्चिंग के ऑपरेशंस को स्पीड अप कर देता है। स्टूडेंट, हम इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं जैसे आपके पास बुक्स होती हैं और बुक के अंदर एक टाइटल पेज होता है जिसमें इंडेक्स टेबल बना होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये टॉपिक इस पेज पर है, तो आप जल्दी से वो टॉपिक को सर्च कर लेते हैं। तो इंडेक्स भी इस तरह ही काम करता है कि इसकी बेस पर आप अपने सॉर्टिंग और सर्चिंग के प्रोसेस को डेटाबेस में जल्दी कवर अप कर लेते हैं। तो इन सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। कुछ इंडेक्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। व्हेन रिलेशनशिप आर क्रिएटेड इन द रिलेटेड टेबल, जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप्स में, तो कुछ ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस खुद बन जाते हैं। और सम आर क्रिएटेड बाय द यूजर, और कुछ इंडेक्सेस जो हैं यूजर खुद बनाता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो चाहे हम खुद बनाएं चाहे टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट करें, हमारे इंडेक्सेस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है स्पीड अप द नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस। वी कैन क्रिएट इंडेक्सेस ऑन प्राइमरी की। हम प्राइमरी की पे इंडेक्स बना सकते हैं, सेकेंडरी कीज पे इंडेक्स बना सकते हैं और फॉरेन की पर इंडेक्स बना सकते हैं। हम चाहे जिन मर्जी की बेस पर इंडेक्स क्रिएट करें अपने टेबल पे, इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही यही होगा, द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इम्प्रूव्ड, कि हमारी डेटाबेस की जो परफॉर्मेंस है इन इंडेक्सेस की बेस पर इम्प्रूव्ड होती है। और हमारे जो इंडेक्स होते हैं आर स्टोर इन इंडेक्स फाइल। इंडेक्सेस को हम एक इंडेक्स फाइल में स्टोर करते हैं और हमारा डीबीएमएस इन फाइल्स को यूज करता है डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा कंपोनेंट इंडेक्सेस। अब हम अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं डेटाबेस डिजाइन के, जो कि है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन इज इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। Integrity means correctness and completeness of data to make the database consistent. जब हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड ये होता है कि इसमें हम सिर्फ करेक्ट इंफॉर्मेशन ही एंटर करें और ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, क्योंकि जब ये दोनों फैक्टर मिलते हैं तो हमारी डेटाबेस कंसिस्टेंट बनती है। जिसका मतलब है कि जब डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। इंटीग्रिटी is usually expressed in terms of certain constraints which are consistency rules. Means डेटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है जो हमारी डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखते हैं। These constraints are called consistency rules. Database is not permitted to violate these rules. हमारी डेटाबेस इन रूल को वायलेट नहीं करती, जिसका मतलब है जब इंफॉर्मेशन को एंटर किया जाएगा तो अकॉर्डिंग दिस रूल ही हमारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होगी। दिस रूल्स एक्ट लाइक अ चेक ऑन इनकमिंग डाटा, यानी ये रूल ये देखेंगे कि जो डाटा एंटर हो रहा है क्या वो सही है या गलत। सो इंटेग्रिटी इज आल्सो कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ डाटा। अगर हमारा डाटा कंप्लीट है, करेक्ट है, कंसिस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस की क्वालिटी भी मेंटेन होगी।
These integrity constraints are the rule that are designed to keep data consistent and correct. इन कंस्ट्रेंट्स और रूल की वजह से हमारा डाटा हमेशा सही और ठीक ही रहता है। ये रूल्स दो तरह के होते हैं, जो कि हैं, फर्स्ट वन है इंटिटी इंटीग्रिटी रूल और सेकंड वन है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। इंटिटी इंटीग्रिटी रूल प्राइमरी की पर इंप्लीमेंट किया जाता है और रिफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल फॉरेन की बेस पर इंप्लीमेंट किया जाता है। इंटिटी इंटीग्रिटी रूल के मुताबिक हमारी प्राइमरी की वैल्यू कभी नल नहीं होगी और ना ही हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। इससे हमारा डाटा कंप्लीट और करेक्ट ही एंटर होगा और इससे हमारे डेटाबेस की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। और रिफरेंशियल इंटीग्रिटी ये कहती है कि पेरेंट टेबल में डाटा पहले एंटर होगा और चाइल्ड टेबल में डिलीशन पहले होगी। तो स्टूडेंट, डीबीएमएस हमें ऐसे कई मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिनसे हम अपने डेटाबेस में इन रूल्स को फिजिकली तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह हमारा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।